और चलिए करते हैं बड़ी खबर के साथ शुरुआत। मऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी। मुख्तार अंसारी के करीबी की संपत्ति कुर्क हो गई है। रफीक अहमद उर्फ टाइगर की 7 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत देखिए ये कार्रवाई हुई, कुर्क की गई है संपत्ति। मौके पर आला अधिकारी और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। बड़ी खबर इस वक्त की मऊ से मिल रही है, जहां पर मुख्तार अंसारी के एक बेहद करीबी माने जाने वाले व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है और गैंगस्टर एक्ट के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर मऊ से है, जहां पर मुख्तार अंसारी के एक और करीबी पर संपत्ति कुर्की की कार्रवाई हुई है। रफीक अहमद और टाइगर की 7 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। मौके पर आला अधिकारी और भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो लगातार कमर तोड़ी जा रही है और मुख्तार अंसारी के एक और करीबी की संपत्ति को कुर्क किया गया है। इसका नाम रफीक अहमद उर्फ टाइगर है, जिसकी 7 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। देखिए मौके पर फिलहाल आला अधिकारी मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं, जहां देखिए भारी पुलिस बल की तैनाती है, अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं और ये देखिए बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्तार अंसारी के करीबी जिनकी संपत्ति कुर्क हुई है और ये संपत्ति करोड़ों की है, 7 करोड़ की संपत्ति है जिसकी कुर्की हुई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत देखिए ये कार्रवाई की गई है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी, आला अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद है। नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। जन सामान्य के लिए एक सार्वजनिक सूचना है, ध्यान देकर सभी लोग सुने। मैनपुरी में जीत पक्की करने के लिए आज अखिलेश और डिंपल यादव ने शिवपाल यादव से मुलाकात की। आज सफाई में अखिलेश यादव और डिंपल यादव चाचा शिवपाल यादव के घर पर पहुंचे। इस मुलाकात में शिवपाल के बेटे आदित्य यादव भी मौजूद थे, जिसमें करीब 1 घंटे तक अखिलेश और डिंपल यादव ने शिवपाल से चुनाव की तैयारी पर चर्चा की। इस मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मैनपुरी में डिंपल यादव की जीत पक्की करने के निर्देश दे दिए। इसके बाद अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से मुलाकात की तस्वीर शेयर की और लिखा, नेताजी और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद साथ है। और इसी तस्वीर को शिवपाल यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, जिस बाग को सींचा हो खुद नेताजी ने, उस बाग को हम भी सींचेंगे अपने खून पसीने से। यानी सैफई में हुई इस मुलाकात के बाद एक बार फिर चाचा भतीजों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलती दिखने लगी। रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आकाश सक्सेना के नामांकन के दौरान भाजपा की ताकत दिखाने के लिए पार्टी के कई दिग्गज नेता रामपुर पहुंचे। आकाश का पर्चा दाखिल करवाने से पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बिना नाम लिए आजम खान पर हमला बोल दिया। हिट विकेट की जो न्यूसेंस होती है, जो सियासत की पिच पर नो बॉल की बेवकूफ़ी और हिट विकेट की बदहवासी हमेशा जो है वो व्यक्ति को मैदान से बाहर कर देती। पर्चा दाखिल करने के बाद भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने कहा कि इस बार रामपुर विधानसभा सीट पर भाजपा की जीत तय है। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, यहाँ लड़ाई सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये सबको पता है और ये लड़ाई हम जीतने जा रहे हैं। आकाश सक्सेना के नामांकन में पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा की तरह इस उपचुनाव में सपा के बाकी बचे गढ़ों को भी जनता ढहा देगी। जनता ने आजमगढ़ भी गढ़ माना जाता था और फिर रामपुर भी गढ़ माना जाता था, तो यहाँ तो घनश्याम लोधी जी ने ढाया पहले गढ़ और वहाँ निरहुआ ने ढाया। लोकसभा उपचुनाव की तरह रामपुर शहर में विधानसभा उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना कमल खिलाने में कामयाब रहेगी। रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी और आजम खान के करीबी आसिम राजा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आजम खान खुद आसिम राजा का नामांकन भरवाने के लिए उनके साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान भारी संख्या में आजम खान के समर्थक भी उनके साथ मौजूद थे। रामपुर विधानसभा सीट से नामांकन के बाद आसिम राजा ने आजम खान को रामपुर का विकास पुरुष बताते हुए अपनी जीत का दावा किया। शामिल होंगे। विकास, आजम खान का एक ही मुद्दा है, विकास, सुरक्षा और सम्मान। नामांकन से पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, लेकिन कार्यकर्ताओं से आसिम राजा को जिताने की अपील करते करते आजम खान इमोशनल हो गए और इशारों में कह दिया कि रामपुर का चुनाव अब उनकी साख का सवाल बन गया है।
सवाल किसी बिहार और जीत का नहीं है संग्राम, जहाँ दरिंदगी, हैवानियत, जुल्म सब कुछ हार गया। दरअसल इसी साल जून में हुए रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भी आजम खान ने आसिम राजा को मैदान में उतारा था, लेकिन आसिम राजा को भाजपा के घनश्याम लोधी ने हरा दिया था। आसिम राजा भले ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन रामपुर में एक नेता की बगावत ने सपा की टेंशन बढ़ा दी है। रामपुर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी आसिम राजा के खिलाफ पार्टी के ही नेता मशकूर अली मुन्ना ने मोर्चा खोल दिया है। सपा नेता मशकूर अली मुन्ना ने नामांकन पत्र खरीदकर अखिलेश यादव से रामपुर में प्रत्याशी बदलने की मांग कर दी। अखिलेश यादव जी से भी कोई बातचीत हुई? जी मेरी बात हो रही है, मैं टाइम ले रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ रात को उनके पास। अच्छा, मैं जा रहा हूँ रात को। मशकूर अली मुन्ना 8 बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और आजम खान की विधायकी रद्द होने के बाद रामपुर विधानसभा से आसिम रजा को टिकट देने का विरोध कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव के टिकट पे मैंने ये कह दिया था कि जब दफ्तर के बाबुओं को टिकट देंगे आप लोकसभा का, तो नेता घास काटेंगे, क्या करेंगे? हालांकि मशकूर अली मुन्ना के तेवरों को सपा प्रत्याशी आसिम रजा बगावत मानने से इनकार कर रहे हैं। ये कोई विरोध नहीं है, मुन्ना मशकूर हमारे साथी रहे हैं और हैं। आजम खान ने जब संसद सदस्यता से इस्तीफा देने पर भी आसिम राजा को उपचुनाव उतारा था और अपनी विधानसभा सदस्यता रद्द होने पर भी आजम ने दोबारा आसिम राजा को ही चुनाव लड़ने का मौका दे दिया। यही वजह है कि लंबे वक्त से रामपुर में टिकट की दावेदारी कर रहे सपा के मशकूर अली मुन्ना ने अपनी ही पार्टी के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उपचुनाव के नामांकन के आखिरी दिन आज खतौली विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी ने पर्चा दाखिल कर दिया। मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर सपा रालोद गठबंधन के उम्मीदवार मदन भैया से मुकाबले के लिए भाजपा ने पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को टिकट दिया, जिन्होंने नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि मुकाबले में मदन भैया के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और जीत भाजपा की ही होगी। महिला भी बहुत आगे की है, अब जहाँ महिला पीछे नहीं है, पहले पीछे थी लेकिन अब बहुत आगे है महिला। पूरा समर्थन मिल रहा, सबका समर्थन मिल रहा। आप देख लो जनता समाज कितने साथ। राजकुमारी सैनी के नामांकन से पहले खतौली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जनसभा को संबोधित किया। क्षेत्र की जनता से वोट देकर खतौली सीट पर भाजपा की हैट्रिक लगवाने की अपील की। बहन राजकुमारी सैनी के समर्थन में लाखों लोग सड़क पर निकल कर क्या नामांकन में आए हैं। मैं कह सकता हूँ यहाँ ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतेंगे और मैं स्वयं क्लोज मॉनिटरिंग कर रहा हूं और यहां रह करके प्रचार कर रहा हूं। जबकि विक्रम सैनी ने मदन भैया को बाहुबली और अपनी पत्नी राजकुमारी सैनी को झांसी की रानी बताते हुए कहा कि राजकुमारी सैनी को किसी का भय नहीं है। ऐसा है, मैं अपनी पत्नी को जानता हूं, वो मेरी पत्नी है, वो किसी बाहुबली से नहीं डरती। जब मेरे से नहीं डरती तो बाहुबली से क्या डरेगी? इसी बीच खतौली सीट से रालोद सपा के संयुक्त प्रत्याशी मदन भैया पर चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप लगाते हुए मदन भैया का पर्चा खारिज करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में होने वाले तीनों उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। 40 लोगों की इस लिस्ट में पहले नंबर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम है, दूसरे नंबर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम है। इस लिस्ट में राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, राधा मोहन सिंह, भूपेन्द्र चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, धर्मपाल सिंह सैनी, संजीव बालियान, बीएल वर्मा, एसपी सिंह बघेल, साध्वी निरंजन ज्योति, सुरेश खन्ना के नाम शामिल हैं। उपचुनाव में नामांकन हो जाने के बाद अब भाजपा एक्शन मोड में आ गई है और मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के सबसे ताकतवर गढ़ में एक रहे मैनपुरी और रामपुर में भाजपा ने सेंधमारी मारने की योजना तैयार कर ली है। साथ ही खतौली के रण में भी पतन की तैयारी पूरी है। देखिए, पहले उपचुनाव हुआ तब भी कमल यहाँ खिला था, आज उपचुनाव होने जा रहा है तो फिर कमल खिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं हिंदू मुसलमान सब मिलकर है ना आकाश सक्सेना जी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। यहाँ से कमल खिलाने जा रहे हैं। इन तीनों सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी और रिजल्ट। वही वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में सुनवाई की सहमति दे दी है। कोर्ट ने अंजुमन इस्लामिया मस्जिद समिति की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भगवान विश्वेश्वर विराजमान को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कब्जा सौंपने के मुकदमे की सुनवाई को चुनौती दी गई थी। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि याचिका पर सुनवाई संभव है। इसी वजह से मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया गया है। इस मुकदमे को एक नई दिशा मिलती है आज से, और साथ ही ये मुकदमा बहुत मजबूत हो जाता है, क्योंकि जो राखी सिंह का मुकदमा है श्रृंगार गौरी के और अन्य देवी देवताओं के पूजा और अर्चना के संबंध में, वहां तो सिर्फ पूजा अर्चना की बात है, यहाँ तो संपूर्ण परिसर की बात की गई है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में 4 प्रमुख मांगे रखी थी, जिसमें उन्होंने तत्काल प्रभाव से आदि विश्वेश्वर शंभु विराजमान के नियमित पूजा प्रारंभ करना, संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंधित करना, संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को देना,
और मंदिर के ऊपर बने विवादित ढांचे को हटाना शामिल है। इसके साथ ही वाराणसी की विशेष अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई के योग्य माना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को सुनने योग्य बताया है। सिविल जज महेंद्र कुमार पांडे ने 27 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। 2 दिसंबर की डेट है। पूजा ऑर्डर 39 इंटरीम इंजंक्शन का एप्लीकेशन है, उसमें तुरंत पूजा की अनुमति हमको प्रदान की जाए। इस बात पर सुनवाई अगली होनी है। रिटर्न स्टेटमेंट और इशू फ्रेम हो। कोई हार जीत किसी की नहीं है। अभी सूट तो ट्रायल होना बाकी है। अभी एक इंटरलोकेटरी ऑर्डर पर कोई हार जीत तय नहीं होती। गौरतलब है कि इस मामले में वादी किरण सिंह की तरफ से ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने, परिसर को हिंदुओं को सौंपने और कथित शिवलिंग की पूजा पाठ और भोग की अनुमति मांगी हुई थी। मामले में मुस्लिम पक्ष की यानी अंजुमन इंतजामिया ने वाद की विचारणीयता पर सवाल उठाते हुए मुस्लिम पक्ष के मुताबिक ये मामला प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत आता है, लिहाजा इस पर सुनवाई ना की जाए। बरेली रेलवे स्टेशन पर उस वक्त जोरदार हंगामा हो गया जब ट्रेन में चढ़ने के दौरान टीटी ने एक फौजी को धक्का मार दिया। बरेली स्टेशन पर जोरदार हंगामा हो रहा है। लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं। इस दौरान 1 घंटे तक डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस रुकी रही। दरअसल ट्रेन के टीटी पर आरोप है कि उसने चलती ट्रेन से एक फौजी को धक्का दे दिया, जिससे फौजी गंभीर रूप से घायल हो गया। खून के निशान बता रहे हैं कि फौजी को गंभीर जख्म आए। सूचना मिलने के बाद रेलवे स्टेशन पर जीआरपी, आरपीएफ और पुलिस मौके पर पहुंचे और आनन फानन में जख्मी फौजी को मिलिट्री अस्पताल भर्ती कराया गया। उसको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। तहरीर पर मुकदमा लिख करके आवश्यक कार्रवाई की जाए। क्या टीटी को गिरफ्तार किया गया है? टीटी अभी फरार है। फौजी को धक्का देने वाले टीटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना के बाद से आरोपी टीटी फरार है। लखनऊ नगर निगम का आखिरी सत्र काफी हंगामेदार रहा, जहां पर भाजपा पार्षदों ने अपनी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। भाजपा पार्षद अनुराग मिश्र तो गंदे पानी से भरी हुई बोतलों की माला लेकर सदन में पहुंच गए और बोतलों की माला को अपने गले में पहन लिया, जिसके बाद तो लखनऊ नगर निगम का सदन शेम शेम के नारों से गूंज उठा। मामला अनुराग मिश्र के क्षेत्र में गंदे और दूषित पानी का है, जहां सीवेज लाइन डैमेज है। पार्षद का आरोप है कि टूटे सीवर की वजह से ही उनके इलाके के लोगों को वहीं गंदा पानी पीना पड़ रहा है, जो उन्होंने इस बोतल में भर रखा है। मैं क्या करूं, आज मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि जो है ये सीवेज कंपनी जो महापौर जी के भी आदेशों को नहीं मान रही है। हम सब लोग असहाय की स्थिति में हैं। अनुराग मिश्र ने ये भी आरोप लगाए कि महापौर के आदेशों का भी पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद तो विपक्षी पार्टियां भाजपा के खिलाफ हमलावर हो गई। आप समझ लीजिए कि जब पक्ष ही परेशान है अपनी सरकार से, अपने अधिकारियों से, तो विपक्ष का और जनता का क्या हाल होगा। अगर बात की जाए ओवरऑल व्यवस्था की, तो अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं। और जो जनता है वो दूषित पानी की वो माला लेकर आई थी, जिसको आज वो यहाँ पर लेकर आए अधिकारियों को दिया। वहीं गाजियाबाद के आवास विकास परिषद पर 13.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना इस धूल उड़ाती सड़क के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लगाया है। बोर्ड ने सड़क के गड्ढों में हवा में जहर बढ़ने की बड़ी वजह माना है, जिसके बाद परिषद ने सड़क को दोनों तरफ से बंद कर दिया ताकि गड्ढों से धूल न उड़े। साथ ही सड़क निर्माण का प्रस्ताव बनाकर शासन के पास भेज दिया। 2 करोड़ रुपए का बजट मांगा गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो लोग थे, उन्होंने देखा कि यह सड़क काफी समय से टूटी फूटी पड़ी है। इसी के चलते प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गाजियाबाद आवास विकास पर लगाया है 13.5 लाख रुपए का जुर्माना। गाजियाबाद के वसुंधरा में एयर क्वालिटी इंडेक्स पर नजर डालेंगे तो यहाँ भी हवा भी ज्यादा प्रदूषित है। वसुंधरा कांच का AQI 331 था तो 16 नवंबर के AQI 337 था। 15 नवंबर को AQI 340, 14 नवंबर को हवा सबसे ज्यादा खराब थी, उस दिन AQI 359 था। 13 नवंबर को AQI 342। मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश के लोगों को अभी प्रदूषण से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। समय के साथ ठंड बढ़ने और उत्तर पश्चिम से हवा चलने से पराली का धुआं वातावरण में घुलने की उम्मीद जताई जा रही है। गाजियाबाद में डासना जेल में इन दिनों अजीबोगरीब समस्या पैदा हो गई। कुछ 40 बंदियों में गंभीर बीमारी पाई गई है।
ये है गाजियाबाद जिला कारागार, जिसमें क्षमता से अधिक तकरीबन 5,500 बंद कैदी हैं। 5,500 बंदियों में अब तक 140 बंदियों में HIV की पुष्टि हुई है। सभी का इलाज राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी की ओर से किया जा रहा है। 125 से 150 रहते हैं। जो भी बंदी प्रत्येक रोज आते हैं उनकी स्क्रीनिंग होती है, उसमें फिर उनका ART सेंटर से उपचार शुरू हो जाता है। तो ये संख्या लगभग हमेशा बनी रहती है और ये लगभग 5,500 कैदी हैं। तो जो भी नया बंदी आता है उसकी जांच होती है यहाँ पे। HIV से पीड़ित कैदियों के लिए जेल में अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। जेल अधीक्षक के मुताबिक उन कैदियों में बीमारी के लक्षण मिले हैं जो नशे की चपेट में थे। लेकिन यहाँ सवाल है कि क्षमता से अधिक कैदी जेल में क्यों हैं? क्या बीमारी से पीड़ित कैदियों के इलाज की व्यवस्था मुकम्मल है? और एक बड़ी खबर मिल रही है नोएडा से, जहां एक बार फिर से कुत्ते का आतंक सामने आया है। नोएडा सेक्टर 47 की घटना है। बच्ची को पालतू कुत्ते ने काट लिया और कुत्ते के मालिक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। देखिए, थाना सेक्टर 49 में बच्ची के पिता ने केस दर्ज करवाया। एक मासूम बच्ची को फिर से एक कुत्ते ने अपना निशाना बनाया और यह कुत्ता कोई स्ट्रीट डॉग नहीं था, बल्कि डोमेस्टिक डॉग यानी कि पालतू कुत्ता था। भाजपा के पूर्व विधायक पप्पू बरतौल के घर में घुसकर बदमाशों ने हमला किया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में एक बदमाश दिख रहा है जो कुर्सियों को पटक पटक कर तोड़ रहा है। कुर्सियों को तोड़ने के बाद बदमाश स्कूटी को गिरा देता है। उसके बाद वहां खड़ी पूर्व विधायक की गाड़ी में तोड़फोड़ करता है। यही वो जगह है जहां पर बदमाश घुसे थे। ये वो कार है, आप देख सकते हैं कि इस कार में तोड़फोड़ की गई थी। ये कार में काफी स्क्रैचेज भी आए हैं और ये काफी नुकसान हुआ है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक बदमाश ने पूरी घटना को सिर्फ 3 मिनट में अंजाम दिया। पूर्व विधायक ने हत्या की साजिश की आशंका जताई है। बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए लोग हत्या करवाना चाहते हैं। हैरानी की बात यह है कि यह घटना 10 नवंबर की है। केस दर्ज कराने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के अभियान की मियाद 15 से बढ़कर 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई। लिहाजा जल्दबाजी में लीपापोती की कोशिश भी हो रही है। कैथावा इंदरगढ़ सड़क पर मौजूद इस गड्ढे को मिट्टी से भर दिया गया, जैसा कि तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है। मिट्टी से गड्ढा भराई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सड़क से गुजरने वाले लोग भी PWD विभाग की इस कार्यस्थानी से हैरान हैं। मिट्टी से खाली भरे जा रहे हैं, जामा डाला नहीं जा रहा है इनमें। वीडियो वायरल होने के बाद जब PWD विभाग के अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने जनहित का हवाला देते हुए पहले तो टालमटोल जवाब दिया। मैं तो कुछ काम करना पूरे से तो PWD को काम है। तो जल्दी गिट्टी और डाबर से गड्ढा भरने का भरोसा दिया। 2-3 गड्ढे ज़्यादा खतरनाक थे। मौके पे देखने के बाद मैंने कहा भाई अभी यहाँ पे ठेकेदार नहीं आ पा रहा हो सकता, तो आप लोग ऐसा कीजिए कि किसी तरीके से कोई जनहानि ना हो, तो आप लोग इसमें मिट्टी भरवा दीजिए। तो क्या 30 नवंबर से पहले मिट्टी से गड्ढा भरकर अभियान पूरा करने की रस्म अदायगी शुरू हो गई है? मैं तो काम करना शिकोहाबाद के थाने में एक महिला ने हंगामा कर दिया और कुत्ते को तलाशने के लिए पुलिसकर्मियों से बहस कर दी। बहस की मुख्य वजह इनके पालतू कुत्ते का गायब हो जाना है। दरअसल राष्ट्रीय बचत योजना के उपनिदेशक की पत्नी कोतवाली पहुंची और अपने लापता कुत्ते की बरामदगी कराने को लेकर पहले तो पुलिस से गुहार लगाई। जब पुलिस टीम ने उनकी शिकायत पर ब्लॉक के कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया तो महिला ने थाने में जमकर हंगामा कर दिया। हम लौट के आए, एक नवंबर को लौट के आए तो हमें एक कुत्ता अपना हमें यही डॉलर तो बाहर बैठा मिल गया। जब हमने बियर लेने गए तो इनकी पति ने बोले कि बियर जो है ना बालाजी बाहर गए। जानकारी के मुताबिक महिला ने पहले तो इसकी ऑनलाइन शिकायत की थी, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो वो खुद थाने में पहुंच गई और पुलिस स्टेशन में हंगामा मचा दिया और प्रभारी निरीक्षक से कुत्ता बरामद कराने को लेकर बहस हो गई। काफी देर तक पालतू कुत्ते की बरामदगी को लेकर थाने में हंगामा चलता रहा। बाद में प्रभारी निरीक्षक ने महिला को समझाकर घर भेज दिया।
और उत्तर प्रदेश के बाद अब देखते हैं देश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। बिहार के रोहतास जिले में बांध बनाने गई पोकलेन मशीन नदी की धारा में बह गई। चालक ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। बीच नदी में हरे रंग की पोकलेन मशीन है। चारों तरफ पानी ही पानी है। पोकलेन मशीन बालू खनन के लिए बांध बना रही है, लेकिन पानी की धार इतनी तेज है कि मशीन बेबस नजर आ रही है। काफी देर तक भारी भरकम मशीन पानी के प्रहार बर्दाश्त करती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती है और पानी में पोकलेन मशीन डूब जाती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे मशीन का सिर्फ ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है और बाकी हिस्सा पानी में डूब चुका है। पानी से घिरे पोकलेन मशीन के ड्राइवर ने किसी तरह भागकर जान बचाई। दरअसल बालू खनन करने के लिए सोन नदी के किनारे बालू का बांध बनाकर घेर दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा बालू खनन की जा सके। अवैध रूप से बालू खनन करने के लिए समय समय पर सोन नदी की धारा को रोकने की कोशिश कुछ इसी तरह से की जाती रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।